गुड इवनिंग टीम। एज्योर सीरीज का आज का जो सेशन है वो है बिजनेस कंटिन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी। इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है BCDR बोलते हैं, BCDR। तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगर आप एक सीनियर टेक लीड हो, आर्किटेक्ट हो, या आप डेवऑप्स इंजीनियर हो, एजोर आर्किटेक्ट हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो एक क्वेश्चन कम से कम तो आना ही है इस टॉपिक का। और वैसे भी अगर किसी एप्लीकेशन को डिजाइन कर रहे हैं तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी जितने भी एजोर सीरीज में मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये एज ए सॉल्यूशन आर्किटेक्ट और एंटरप्राइज आर्किटेक्ट के बेस के पॉइंट्स है। अगर आप खुद का सॉफ्टवेयर अगर आप डेवलप करते हैं तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। इसमें से कौन सा यूज करना है, कौन सा नहीं करना है, ये रिक्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है और बजट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अभी हम इसके ऊपर चलते हैं जो आज का टॉपिक है। तो पहले इसको हम समझते हैं कि BCDR क्यों मैटर्स करता है, यानी क्यों हमारे लिए जरूरी है BCDR। तो BCDR के लिए हम इसको ये देखते हैं कि अगर मान लो आपका कोई चीज फेलुअर होता है, जैसे यहाँ पर कुछ फेलुअर का रीजन लिखा है कि हार्डवेयर फेल हो जाता है आपका, डाटा सेंटर आउटेज हो जाता है, नेटवर्क आउटेज होता है, साइबर अटैक्स होता है, ह्यूमन मिस्टेक्स हो जाता है, रीजनल डिजास्टर होता है। इसके बावजूद भी जो हमारा एप्लीकेशन है चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। तो इसको मैं अच्छे से डिटेल समझाता हूँ, एक इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हम सबसे पहले देखते हैं कि बिजनेस कंटिन्यूटी, ये वर्ड का मतलब क्या है। बिजनेस कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि आपका जो बिजनेस किसके द्वारा चल रहा है, तो सॉफ्टवेयर के द्वारा चल रहा है। सॉफ्टवेयर मतलब वेब एप्लीकेशन आप समझ सकते हो, जैसे बैंक के एप्लीकेशन होते हैं, स्टेट बैंक का एप्लीकेशन है ना, ई कॉमर्स के एप्लीकेशन जैसे अमेजन का एप्लीकेशन है। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जो इंटरनेट के द्वारा यूज होते हैं, ग्लोबली यूज होते हैं, बहुत सारे यूजर इसको चलाते हैं। तो इसमें क्या होता है, बिजनेस चल रहा है। और बिजनेस कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि अगर वो सॉफ्टवेयर जिस सर्वर में इंस्टॉल है, उस सर्वर में कोई इशू आ जाता है, डाटाबेस मान लो फेल हो गया, मदरबोर्ड जो है, यानी कि जैसे सर्वर है तो स्वाभाविक है उसमें हार्डवेयर भी है, रैम है, मदरबोर्ड है, प्रोसेसर है। मैं टॉपिक में बताया था, अगर हार्डवेयर फेल होता है किसी भी रीजन से, डिस्क खराब हो जाती है, तो भी आपका एप्लीकेशन क्या होगा, रुकेगा नहीं और कंटिन्यू चलता रहेगा। तो किसी भी प्रकार का अगर फेलवर्स होता है, डाटाबेस फेल हो जाए, हार्डवेयर फेल हो जाए, कोई सॉफ्टवेयर में इशू आ जाए, वो सर्वर ही फेल हो जाए, दो डाटा सेंटर फेल हो जाए, तो भी आपका बिजनेस रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि कई ऐसे बिजनेस होते हैं जिसके कुछ समय रुकने के कारण उसका नुकसान बहुत बड़ा होता है। जैसे स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट का अगर मान लो कुछ मिनट के लिए बंद हो जाए तो कई करोड़ों का नुकसान हो जाएगा तुरंत। बैंक का सॉफ्टवेयर है, वो भी अगर मान लो 5 मिनट 10 मिनट के लिए नुकसान होता है, रुक जाता है किसी कारण से, तो उस समय कोई बिजनेस के बड़े ट्रांजेक्शन जो होते हैं लाखों करोड़ों रुपए के, उसके ऊपर इम्पैक्ट आ जाएगा, तो बैंक का भी नुकसान हो जाएगा। तो बिजनेस, कुछ कुछ बिजनेस क्रिटिकल होते हैं जहां पर वो किसी भी हालत में नहीं रुकना चाहिए, ये 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहिए, या कुछ सेकंड भी नहीं रुकना चाहिए। और कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं कि ठीक है 1 घंटा रुक गया है तो हम उसको 1 घंटे के अंदर वापस से चालू कर देंगे। कुछ ऐसे बिजनेस एकदम नॉर्मल लो लेवल के, जैसे कोई व्यक्ति अपनी पर्सनल वेबसाइट बना के रखा हुआ है, वो एक दिन के लिए भी नहीं चल रहा है, उसमें ट्रैफिक ही नहीं ज्यादा, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कैसा है और बिजनेस जो सॉफ्टवेयर से चलता है। तो कंटिन्यूटी वर्ड का मतलब वो समझ में आ रहा होगा कि कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रकार का फेलुअर होने के, किसी भी प्रकार का फेलुअर ना, सारे इसमें आ रहे हैं, तो आपका बिजनेस चलता रहना चाहिए, तो बोलते हैं बिजनेस कंटिन्यूटी। तो बिजनेस कंटिन्यूटी के पॉइंट्स को समझा देता हूँ। जैसे पहला पॉइंट मैंने बताया था हार्डवेयर फेलुअर। तो हार्डवेयर फेलुअर का मतलब ये होता है कि आपका रैम, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क किसी कारण से बंद हो गया, टोटली बंद हो गया, तो आपका सॉफ्टवेयर में कोई इम्पेक्ट नहीं आएगा, आपका सॉफ्टवेयर वैसे ही चलता रहेगा। यूजर को पता ही नहीं चलेगा कुछ हो गया, मदरबोर्ड में आग लग गई, जल गया पूरा, कहीं कुछ हो गया, आपका सॉफ्टवेयर जो है चलता रहेगा। तो जिसको बोलते हैं बिजनेस कंटिन्यूटी, राइट। डाटा सेंटर आउटेज का मतलब है कि डाटा सेंटर ही बंद हो गया। डाटा सेंटर जैसे मैंने बताया था ना कि बड़े बड़े ऐसे बिल्डिंग्स होती है जिसमें बहुत सारे सर्वर का कलेक्शन होता है, तो वो एक डाटा सेंटर होता है, राइट। अभी डाटा सेंटर बंद होने का रीजन ये है कि वो स्टेट की बिजली चली गई, डाटा सेंटर का बैकअप सिस्टम है, वो जब तक था चला, उसके बाद भी बिजली नहीं आई तो फिर वो भी बंद हो गया। या फिर ऐसा हो गया कि भूकंप वगैरह आ गया, पूरी बिल्डिंग टूट के गिर गई, डैमेज ही हो गया, पूरा पूरा ही बंद हो गया।
ना कहीं पर नदी के किनारे कोई डाटा सेंटर है, समुद्र के किनारे पानी भर गया, बाढ़ आ गई, तो कुछ भी हो सकता है। डाटा सेंटर बंद होने के बहुत बड़े रीजन हो सकते हैं। लेकिन अगर बिजनेस आपका इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरा डाटा सेंटर भी अगर बंद हो जाए तो भी आपका सॉफ्टवेयर चलना चाहिए, आपका बिजनेस चलना चाहिए। फिर इसके बाद है नेटवर्क आउटेज। नेटवर्क आउटेज का मतलब होता है कि नेटवर्क, यानी कि आपको इंटरनेट चाहिए होता है। आपका जो सर्वर है डाटा सेंटर, उसमें भी इंटरनेट चाहिए। और आप अपने घर से जो मोबाइल और लैपटॉप से सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो आपके पास भी इंटरनेट होना चाहिए। आपके पास है इंटरनेट, लेकिन जो डाटा सेंटर है उधर पे इंटरनेट नहीं है बिल्कुल, तो भी आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो ये अगर ऐसा हो जाता है कि आपका इंटरनेट बंद है फिर भी आपका एप्लीकेशन बंद नहीं होना चाहिए। आपको डाटा सेंटर का पूरा इंटरनेट भी बंद है। साइबर अटैक हो गया, मान लो किसी ने आपके डाटा सेंटर का सर्वर को डाउन कर दिया, या उसकी स्पीड को स्लो कर दिया, या आपको बिजनेस को इम्पैक्ट करने का ट्राई किया हैकर ने बाहर से, तो भी आपके बिजनेस में उसका इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, आपका एप्लीकेशन बंद नहीं होना चाहिए। और ह्यूमन मिस्टेक्स वगैरह हो जाती है। ह्यूमन मिस्टेक का मतलब है कि कभी कभी जो इंजीनियर्स होते हैं वो काम कर रहे हैं और कुछ गलत काम कर दिए। गलत का मतलब है जैसे डिप्लॉयमेंट। अगर मान लो जो हमारा एप्लीकेशन चल रहा है, कहाँ चल रहा है, प्रोडक्शन में। तो प्रोडक्शन में जब एक नया सॉफ्टवेयर डाला जाता है या उसका नया वर्जन डाला जाता है, उसमें इंसान से कुछ गलती हो गई, जो डेवलपर से है ना, उससे कुछ मिस्टेक हो गया, और जो कोड गया, तो जो चल रहा था कोड वो भी बंद हो गया। यानी कि वो सर्वर का जो एप्लीकेशन है सीधा बंद हो गया नया उसमें अपडेट डालने से। लेकिन आपका एक्चुअल बिजनेस वाला एप्लीकेशन बंद नहीं होना चाहिए। और रीजनल डिजास्टर का मतलब है कि एक पूरा का पूरा एरिया का डाटा सेंटर बंद होगा। जैसे इंडिया में 5 डाटा सेंटर है अलग अलग जगह, और ऐसा कोई स्थिति आ गई, युद्ध हो गया या कुछ और भी रीजन से कुछ भी हो सकता है कि सारे डाटा सेंटर बंद हो जाए। पूरे कंट्री के अंदर के 5-6 बड़े बड़े डाटा सेंटर जो है पूरे बंद हो जाए, तो भी आपका एप्लीकेशन चलना चाहिए। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि एप्लीकेशन चलेगा कैसे जब इतना सारा हो रहा है। तो उसी के लिए यहाँ पर जो एक और वर्ड लिखा हुआ है, डिजास्टर रिकवरी। तो डिजास्टर रिकवरी जो सिस्टम होता है, ये अलाउ करता है कि इसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो इसको रोकने के लिए हमारे पास बहुत सारे प्लान रहते हैं, सिस्टम रहते हैं। तो हमारे पास जो सिस्टम रहेगा उसमें क्या क्या चीज रहेगा। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ राइट साइड में देखो, रेजिलेंट अगर हमको सिस्टम बनाना है। रेजिलेंट का मतलब होता है कि आपका एप्लीकेशन किसी भी हालत में कुछ भी फेल होने के बाद भी चलता रहे। रिकवरेबल होना चाहिए। रिकवरेबल का मतलब है कि आपका डाटाबेस अगर करप्ट हो गया और आप उसका बैकअप लेके रखे हो और आप उसको वापस तुरंत ऑटोमेटिकली रिकवर रिकवर कर दे रहे हो, तो आपका एप्लीकेशन चलता रहेगा, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जियो डिस्ट्रीब्यूटेड ये सबसे बड़ा पॉइंट है। जियो डिस्ट्रीब्यूटर का जियो डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि आपका एप्लीकेशन अगर इंडिया के डाटा सेंटर में डिप्लॉय है तो सेम एप्लीकेशन या उसका रेप्लिका जो है सिंगापुर में डिप्लॉय होगा। अगर आपका एप्लीकेशन और ज्यादा क्रिटिकल है तो यूएस में भी डिप्लॉय रहेगा। अब ये बताओ कि पूरे 4 कंट्री में अगर आपका एप्लीकेशन चल रहा है, 4 कंट्री में आपका डाटाबेस है, तो 4 कंट्री के भी एक साथ बंद हो जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। एक डाटा सेंटर का चांस रहता है, पूरी एक कंट्री के 5-6 डाटा सेंटर बंद हो जाए ये चांस नहीं है। फिर भी मान लो कभी हो गया 100 साल में, 200 साल में एक बार, तो आप अदर कंट्री पे भी अपने डाटा रखा हुआ है। अच्छा, डाटा जब सब सिंक रहता है, सेम रहता है, यानी यहाँ का अगर सर्वर बंद हुआ, आपका एप्लीकेशन वहां से डाटा लेना चालू हो जाएगा, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से आपका एप्लीकेशन चलता ही रहेगा। यूजर को पता ही नहीं चलेगा कि मेरा क्या हो रहा है पीछे। तो ये तभी होता है जब आप जियो डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं, यानी कि आप रीजन जो आपका होता है उसको चेंज करके आप डिप्लॉय करते हो। एशिया है, एक यूएस है, यूके है, सिंगापुर है, अलग अलग ये रीजन है, और इस रीजन में आप डिप्लॉय कर देते हैं तो आपका एप्लीकेशन सेफ हो जाता है। लेकिन आप हर किसी को सलाह नहीं दे सकते, ना खुद करने जा सकते, क्योंकि उसका पैसा लगता है। अगर यहाँ का डिप्लॉयमेंट करने के लिए आप अगर पैसा दे रहे हो और सेम वही डिप्लॉयमेंट सिंगापुर में भी कर रहे हो, तो उतना ही हार्ड डिस्क, उतना ही रैम, उतना वो सर्वर वगैरह सब वही लगेगा ना सेम। आपका पैसा डबल लगेगा। अगर आपका 1 लाख महीने का बिल आ रहा था वो 2 लाख हो जाएगा। एक तीसरी कंट्री में भी डाल दिया तो 3 लाख रुपए महीना आ जाएगा। तो पैसा वही खर्चा करता है जिसका एप्लीकेशन या बिजनेस इतना क्रिटिकल है कि अगर एप्लीकेशन रुक गया 1 घंटे के लिए, 5 मिनट के लिए, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, करोड़ों का। तो ऐसी कंडीशन में उसे ये सिस्टम करना पड़ता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है सिस्टम। तो आप इसमें छोटा काम कर सकते हैं, छोटा मतलब रिकवरेबल। ये जो सेकंड पॉइंट मैंने बताया, ये तो आप कर सकते हैं। जैसे कि आपका डाटाबेस है, आप मिनिमम से मिनिमम भी करना चाहते हैं तो भाई रोज रात को एक बार उसका बैकअप ले लो, डेली रात को।
तो उससे क्या फायदा होगा कि कभी आपका मेन डाटाबेस करप्ट हो गया, तो आप रिकवर वाला डाटाबेस को वहां चढ़ा सकते हो। थोड़ा सा डाटा लॉस हो जाएगा, वो जैसे कि आज रात को अपन ने बैकअप लिया, कल शाम को अचानक डाटा जो है, डाटाबेस खराब हो गया, तो मैं आज रात का डाटाबेस डालूंगा, तो कल का दिन का जो काम किया गया वो सब उड़ जाएगा। आपको फिर कस्टमर को थोड़ा सॉरी बोलना पड़ेगा। यानी कि ये तब करते हैं जब आपका बिजनेस नॉर्मल है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, क्योंकि एक दिन का डाटा उड़ रहा है। लेकिन अगर आपके पास एक दिन का डाटा नहीं हटाना है, तो आपको हर 2 मिनट में बैकअप लेना पड़ेगा। तो हर 2 मिनट में बैकअप लेने के बाद भी डाटाबेस अगर डिलीट हो गया, तो आपका 2 मिनट का डाटा जो है लॉस हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका क्रिटिकल कितना है एप्लीकेशन। तो ये सब डिसीजन जो है सॉल्यूशन आर्किटेक्ट डिजाइन करते समय लेता है कि रिकवर सिस्टम क्या रहेगा, कितने देर में होगा, कौन से सर्विस से होगा, ये उसका रिस्टोर कैसा बनेगा, ये सारा चीज हो जाता है। तो रैपिडली रिस्टोरेबल का मतलब क्या होता है? रैपिडली का मतलब है कि आपका एक तो जो बैकअप हो रहा है ना, वो बहुत ही फास्ट हो रहा है। और अगर मान लो किसी कारण से कुछ वो दिक्कत हो जाता है, डिलीट हो जाता है या करप्ट हो जाता है वो, तो वो आपका जो है बहुत ही फास्ट आपका रिस्टोर हो जाएगा। फास्ट मतलब मिनट्स में हो जाएगा, और ज्यादा पता भी नहीं चलेगा लोगों को भी। कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए एप्लीकेशन में दिक्कत आएगा, लेकिन एप्लीकेशन चालू हो जाएगा। तो कंटिन्यूअसली टेस्टेड, और ये कंटिन्यूअसली टेस्टेड भी रहता है। तो ये एक्चुअली में सिस्टम क्यों रखते हैं, ये अब समझ में आ गया होगा तुम लोग को, कि अगर आपका एप्लीकेशन और बिजनेस बहुत क्रिटिकल है, अगर उसके बंद होने से बहुत बड़ा नुकसान होता है। कोई ऐसे बिजनेस है जिसको 1 मिनट बंद हो गया तो उसका कई करोड़ों का नुकसान होगा। कुछ ऐसे बिजनेस है कि जो 1 घंटे के लिए बंद हुआ तब जाके करोड़ों का नुकसान होगा। तो ये सब चीज को देख करके इसको हम सेट करते हैं कि हमें कैसे करना। तो एंटरप्राइज के जो आंसर देने रहते हैं वो क्या रहता है? हाउ क्विकली कैन वी रिकवर? अगर कुछ हो गया तो हम रिकवर कर सकते हैं, लेकिन कितना जल्दी कर सकते हैं? 1 मिनट में कर सकते हैं, 5 मिनट में कर सकते हैं, कि 1 घंटे में कर सकते हैं? फिर सेकंड होता है हाउ मच डाटा कैन बी अफोर्ड टू लॉस। यानी कि जो ये हम सिस्टम डाल रहे हैं, तो जैसे मैंने अभी बताया कि दिन में अगर आप एक बार बैकअप लेते हो, इसका मतलब है कि अभी कुछ अगर डिलीट हो गया, तो आपका एक दिन का डाटा लॉस हो सकता है। तो क्या आपकी रिक्वायरमेंट में ये अफोर्ड हो सकता है? या बोला जाता है कि नहीं भाई, 5 मिनट का डाटा जाएगा चलेगा, तो आपको हर 5 मिनट में बैकअप लेना ही पड़ेगा। तो हर 5 5 मिनट में करना पड़ेगा, ताकि कभी कुछ हो गया तो 5 मिनट का डाटा आपका लॉस होगा। फिर कैन कस्टमर कंटिन्यू बिजनेस? तो कस्टमर जो है ये बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर आप ये सारी चीज को मेंटेन करते हो तभी कर सकते हैं, राइट? अगर नहीं तो ये नहीं करोगे मेंटेन, तो पूरा बिजनेस बंद हो जाता है, इसको जब तक रिकवर नहीं करेंगे। इसका एक एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे कि कोई कस्टमर है 5 लाख का ट्रांजेक्शन कर रहा है, ठीक है? तो इस ट्रांजेक्शन के दौरान अगर मुंबई रीजन का सर्वर डाउन हो गया, डाउन का मतलब होता है बंद हो जाना, ठीक है? आपका मतलब है स्टार्ट रहना, चालू रहना, हिंदी रहना। तो अगर डाउन हो जाता है मुंबई रीजन का, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली कंटिन्यू फ्रॉम सिंगापुर रीजन। तो जैसे एक व्यक्ति ने 5 लाख का जैसे बटन दबाया, पेमेंट ओटीपी आया, ओटीपी डाला और ओके किया, और ओके कर रहा था, लेकिन ये कहाँ से काम हो रहा था? मुंबई के डाटा सेंटर से हो रहा था। अचानक मुंबई का डाटा सेंटर ही बंद हो गया, और आपने यहाँ 5 लाख का लिख करके ओटीपी डाल के बटन दबा दिया, तो आपका 5 लाख कहाँ जाएगा? आपके अकाउंट से तो कटा, लेकिन जहाँ प्रोसेस होना था वो सर्वर ही बंद हो गया। तो आपकी रिक्वेस्ट तुरंत सिंगापुर जाएगी, और जो सामने वाले का जो बैंक अकाउंट है उसमें पैसा पहुंच जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि पीछे क्या हुआ। तो ये हमको डिजाइन करना पड़ता है सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करने के लिए। तो डेवलपमेंट के पहले हमको पेपर में ये सब फिक्स करने पड़ते हैं। तो कस्टमर सी नो इंटरप्शन, कस्टमर को ये पता भी नहीं चलेगा, इतना स्मूथली काम होता है। तो ये यहाँ पर हम बताए। अब यहाँ पर थोड़ा सा फिर आ जाते हैं बीसीडीआर आर्किटेक्चर के ऊपर। ठीक है, तो बीसीडीआर में क्या होता है कि जैसे प्राइमरी रीजन हमेशा, हमारा जो काम होता है बेसिकली वो प्राइमरी रीजन पे होता है। ठीक है, इसका बैकअप, रेप्लिका या मॉनिटरिंग, ये तीनों काम हमारा कहाँ से होता है? एक दूसरा एक और रीजन रहेगा, उसमें हम डाटा को ट्रांसफर करते हैं, उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी रीजन। तो मिनिमम प्राइमरी और सेकेंडरी रहता है इसमें, लेकिन आप इसमें और भी बना सकते हो। लेकिन ये दो के बीच में समझाया आपको। तो सेकेंडरी रीजन में क्या होगा? आपका रिकवरी पॉइंट बनाएगा। रिकवरी पॉइंट का मतलब है कि रीजन, अगर प्राइमरी रीजन किसी कारण से बंद हो जाता है, तो आपका जितना भी रिक्वेस्ट है, आपका वो ट्रांसफर जितना भी होगा वो सेकेंडरी रीजन से होने लग जाएगा, क्योंकि प्राइमरी बंद हो चुका है। इसका मतलब है कि एप्लीकेशन आपका बिना रुके कंटिन्यू काम करता है। तो इसमें रिकवरी लेयर क्या क्या हो सकता है? रिकवरी लेयर क्या होता है, ये भी मैं बता देता हूँ।
जैसे मान लो डाटा, डाटा रिकवरी लेयर का मतलब ये होता है कि किसी कारण से आपका डाटा का लॉस हो रहा है, जैसे कि आपका प्राइमरी रीजन में जो डाटा है और अचानक वो रीजन बंद हो गया, तो आपका डाटा जो कंटिन्यू आ रहा था, रिक्वेस्ट आ रहा था, वो कहाँ जाएगा? तो डाटा को प्रिजर्व करने के लिए आप जो डाटा रिकवरी लेयर बनाते हैं कि आपका वो डाटा तुरंत सेकेंडरी रीजन में जाके स्टोर हो जाएगा। अगर प्राइमरी रीजन वापस से चालू हो गया और आपका रिक्वेस्ट जब यहाँ पर आएगा, तो प्राइमरी रीजन में भी आपको डाटा दिखने लगेगा, क्योंकि दोनों आपस में सिंक होते हैं। अगर दोनों रीजन में कहीं भी कोई डाटा में चेंज होता है, तो दूसरी जगह भी चेंज हो जाता है। इसको सिंकिंग बोलते हैं ना। तो कभी ये मत सोचो कि कोई डाटा अगर सिंगापुर के सर्वर में चला गया और मुंबई वाला वापस से अब हो गया, तो फिर वो डाटा दिखेगा नहीं, दिखेगा तुरंत, क्योंकि वो ऑटो सिंक चालू होते ही वो सिंक हो जाएगा जो उससे रिलेटेड है। तो डाटा के लिए एक हो गया। कंप्यूट का मतलब क्या होता है? कंप्यूट मतलब हार्डवेयर, जिसमें आपका हार्ड डिस्क हो गया, मदरबोर्ड हो गया, प्रोसेसर हो गया, रैम हो गया, ये सारी चीजें आती है, तो हार्डवेयर यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। तो अगर किसी कारण से कोई हार्ड डिस्क खराब हो गई, मदरबोर्ड जल गया गर्म होकर के, या कुछ ऐसा चीज होता है, तो भी आपका पूरा सर्वर बंद हो जाएगा। तो आपका रिक्वेस्ट कहाँ जाएगा? सेकेंडरी रीजन में। वहां का मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम वो काम करेगा इसके लिए। इसी प्रकार से नेटवर्क, नेटवर्क मतलब है कि जैसे उसमें इंटरनेट प्रोवाइडर जो होते हैं, जैसे कि डाटा सेंटर में इंटरनेट प्रोवाइडर एयरटेल हो सकता है, बीएसएनएल हो सकता है, जियो हो सकता है, या हो सकता है कि दो दो भी लेके रखा हो, क्योंकि ऐसा सिक्योरिटी वाली चीज पे कभी एक के ऊपर भरोसा नहीं करते, तो दो लाइन लेके रखते हैं। लेकिन जब आंधी तूफान बाढ़ आता है ना, तो पूरी लाइन बंद हो जाती है। कभी कभी तो एक दिन के लिए भी बंद हो जाती है, मेन केबल वगैरह कट जाता है। और इंडिया में आपको पता होगा कि जो सर्विस प्रोवाइडर होता है ना, एक्चुअल में पूरी कंट्री का वो एक ही होता है। जैसे अभी आज की डेट में जियो है, क्योंकि जियो ने क्या किया, फाइबर ऑप्टिक केबल डाला हुआ कंट्री टू कंट्री। तो अब जितने भी नाम तुम सुनोगे, बीएसएनएल के, एयरटेल के, आइडिया के, ये जियो से ले रहे। ऐसे ही बहुत पहले बीएसएनएल हुआ करता था, बीएसएनएल से पहले बीएसएनएल। तो बीएसएनएल जो था, वो सबको प्रोवाइड करता था, तो अभी वो चेंज हो गए। तो अभी आपके घर में जो सर्विस प्रोवाइडर है, तो वो एग्जैक्ट उनकी केबल लाइन पूरी बिछी नहीं है, वो जाके जियो से ही डाटा लेके आपको दे रहे, तो सर्विस दे रहे, प्लान दे रहे आपको अलग अलग, और आप चूज कर रहे हैं कि मेरे को जियो लेना है, एयरटेल लेना है, कि कुछ और लेना है। तो ये नेटवर्क बता दिए। नेटवर्क मतलब अगर जो डाटा सेंटर है प्राइमरी, आपका रीजन में जो डाटा सेंटर है, उसके अगर इंटरनेट बंद हो जाए, तो आपकी रिक्वेस्ट कहाँ चली जाएगी? सेकेंडरी में चली जाएगी। सेकेंडरी में तो रहेगा, सिंगापुर का तो इंटरनेट बंद नहीं होगा अगर इंडिया का बंद हुआ, या मुंबई का बंद हुआ। करेक्ट। फिर इसके बाद होता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि यूजर जो रजिस्टर्ड रहते, साइन अप करके रखते हैं, और वो लॉग इन करके काम कर सकते हैं। अगर मान लो कि यूजर जो रजिस्ट्रेशन किए और प्राइमरी डाटाबेस जो मुंबई में, वहां के डाटाबेस में उसका एंट्री हो गया, अब वो लॉग इन करेगा तो कर सकता है। लेकिन अगर मुंबई का डाटाबेस क्या पूरा सर्वर ही बंद हो गया, तो भी वो कर सकता है, क्योंकि उसका रेप्लिका एक दूसरी कंट्री पे है। यहाँ जो डाटाबेस में जो भी एंट्री होती है, जो भी ट्रांजेक्शन होता है, वो सिंक हो जाता है दूसरे कंट्री पे। तो फिर वो दूसरे बार जब लॉगिन करेगा, तो वो सिंगापुर में रिक्वेस्ट जाएगा, लेकिन वहां भी उसका डाटा दिखाई देगा, आईडी पासवर्ड वहां भी मैच करेगा और लॉगिन करने दिया जाएगा। और मॉनिटरिंग, तो मॉनिटरिंग जो रहता है, ये इसके आपस में लगे हुए रहते हैं। मॉनिटरिंग का मतलब होता है कि आपको हेल्थ बताते रहता है कि भाई अभी तो दिक्कत नहीं आया है, लेकिन अगर दिक्कत आएगा, तो बड़ी आसानी से प्राइमरी रीजन से सेकेंडरी रीजन में आप चले जाओगे। प्राइमरी रीजन जैसे आपका अप होगा, तो वापस से पूरा ट्रैफिक आपका प्राइमरी में आ जाएगा। इसको चेक करते रहते हैं बीच में। चेक करने के लिए क्या सिस्टम लगा हुआ है? मॉनिटरिंग। अब इसकी आगे जाते हैं, जैसे कि बैकअप प्लेटफॉर्म। बैकअप प्लेटफॉर्म क्या क्या होता है? तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट सर्विस यहाँ पर दिया हुआ है, एजोर बैकअप। एजोर बैकअप जो है, एक प्राइमरी सर्विस भी बोल सकते हैं, कि आप मिनिमम तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, लेकिन एजोर बैकअप तो आप यूज़ कर ही सकते हो। ये बैकअप लेने का काम करता है। लेकिन ये बैकअप लेता कहाँ है? दो तरीका है। या तो आप बैकअप जो है क्लाउड से ऑन प्रीमाइज सर्वर पे ले लो, या एक तरीका है कि आप जैसे यहाँ पर इंडिया में कोई आपके सर्वर वगैरह है, तो इसका बैकअप आप ऐसे स्टोरेज में स्टोर करो जो दूसरे रीजन में, सिंगापुर में, यूएस में, उसमें बैकअप आप स्टोर करके रखें। तो ये बैकअप के लिए आपको एक एजोर की सर्विस है, एजोर बैकअप। तो ये काम करती है आपका, कि ये बैकअप लेने का काम करती है। अब जैसे बैकअप में क्या क्या फायदा होता है, जैसे वर्चुअल मशीन को प्रोटेक्ट करता है। वीएम जो होता है ना, वर्चुअल मशीन, अगर आपने उसका बैकअप लेकर रखा हुआ है, किसी कारण से वर्चुअल मशीन डिलीट हो गई, या वर्चुअल मशीन जिस सर्वर में थी वहां कोई इशू आ गया,
वर्चुअल मशीन एक्सेसिबल ही नहीं हो रही, या वर्चुअल मशीन जहां पर आपका बना हुआ था वहां का इंटरनेट बंद हो गया, तो आप उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो वर्चुअल मशीन का जो बैकअप आपके पास रहेगा, तो वो बैकअप से क्या कर सकते हैं आप, इमीडिएट दूसरा वर्चुअल मशीन जो एक्टिव रीजन है वहां डाल के तुरंत काम चालू कर सकते हैं। इसमें 5 मिनट भी लग सकता है, 10 मिनट भी लग सकता है, लेकिन आपका काम तुरंत चालू हो जाएगा। डाटाबेस का अगर हम बैकअप लेते हैं, अच्छा एजोर बैकअप क्या होता है, ऑटोमेटिकली बैकअप है, बार बार हमको करना नहीं रहता मैनुअल। आपको बस सेट करना रहता है कि आपको बैकअप कितने देर में लेना है। आप बोलोगे अरे भाई मेरे हाथ में अगर सेटिंग है तो मैं इसको कम से कम 1 मिनट कर दूंगा, 1 मिनट भी क्या, मैं 30 सेकंड कर दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जितना ज्यादा बैकअप लोगे आपका जो डिस्क का स्पेस है उतना भरेगा तेजी से। अगर आप हर 1 मिनट में बैकअप लोगे, आपका डाटाबेस सपोज मान लो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा बोलने से 100 जीबी का मान लो, तो 100 जीबी का डाटाबेस है, आपने एक बैकअप लिया 100 जीबी का, कंप्रेस भी होगा तो कम से कम जीबी में ही रहेगा, क्या वो 10 जीबी का रहेगा। अब 10 जीबी का अगर आपका एक बैकअप हो रहा है हर मिनट में लोगे, तो आपके 24 आवर्स में कितने मिनट होते हैं। और ऐसे अगर 2 4 साल 5 साल चलेगा तो आपका इतना कॉस्टली पड़ जाएगा आपका ये पूरा चार्ज जो है सर्वर स्टोरेज रखने का, राइट। तो ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका बिजनेस कितना क्रिटिकल है। तो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट वो डिसाइड करता है कि हमें डाटाबेस का बैकअप क्या दिन में एक बार लेना है, या हर 1 घंटे में लेना है, या दिन में 3 बार लेना है, तो ये डिसाइड करके हम फिक्स कर लेते हैं। फाइल शेयरिंग, तो फाइल शेयरिंग भी सेम वही चीज है कि आप अगर कोई फाइल शेयरिंग का सिस्टम बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था एजोर टेबल स्टोरेज है ना, या आपने इसके अलावा और भी कुछ फाइल शेयरिंग लिया हुआ है। तो फाइल शेयरिंग का मतलब है कि बहुत सारे यूजर जो है अपनी फाइल्स को वहां पर डाल रहे हैं और उसको रीड कर रहे हैं, रीड राइट कर रहे हैं फाइल्स को। तो उसका बैकअप लेना जरूरी है। मान लो कि जैसे 1000 यूजर का फाइल रीड राइट कंटिन्यू उस जगह पे हो रहा है, अगर आप बैकअप नहीं लोगे और किसी से गलती से डिलीट हो गया कुछ हो गया, तो फिर क्या होगा। तो उसके लिए बैकअप सिस्टम होना चाहिए। फिर है एप्लीकेशन डाटा, एप्लीकेशन डाटा भी डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे लॉग डाटा है, या ऑडिट के लिए कुछ हम डाटा एप्लीकेशन के अंदर कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये सारा चीज आपका जो है बैकअप होना चाहिए इसका। या जैसे प्रोडक्शन डाटा है तो डेफिनेटली उसका बैकअप होना चाहिए। नया डिप्लॉयमेंट हो गया, कुछ दिक्कत आ गया, तो रोल बैक करने के लिए आपको बैकअप तो होना चाहिए। फिर मैनेज द डिस्क जो रहता है, तो मैनेज डिस्क भी जो है एक प्रोटेक्ट करने के लिए हम एजूर बैकअप का यूज करते हैं, क्योंकि उसके डाटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एजोर बैकअप मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया कि ये ऑटोमेटिकली बैकअप लेने के लिए एक सर्विस है। इसको आपको सेट करना पड़ता है कि मुझे बैकअप कब कब लेना है, और कहाँ पर स्टोर करना है बैकअप, और किस फॉर्मेट में करना है। और ये आपको रिस्टोर करने की फैसिलिटी देता है। अगर कोई डिलीट हो गया कुछ हो गया तो आप उस बैकअप को रिस्टोर कर सकते हो। तो इसमें फीचर क्या दिया हुआ है, जैसे कि पहले फीचर देखो ऑटोमेटेड बैकअप, यानी कि ये अपने आप होता रहेगा, आपको एक बार सेट करके छोड़ देना, और ये कंटिन्यू होता रहेगा 5 साल 10 साल, बंद नहीं होता। एक बार सेटिंग कर दिए फिर चलता रहेगा। पॉइंट इन टाइम रिस्टोर, यानी कि आपका जो है ये इमीडिएट रिस्टोर भी कर लेता है। अच्छा यहाँ पर एक चीज और याद आया कि बैकअप लेने के लिए जो एक मैं सिस्टम यूज करता था जब मैं बिजनेस करता था, तो वो था नॉर्टन घोस्ट। घोस्ट यानी वैसे भूत होता है। तो नॉर्टन कंपनी आप लोग जानते हो, उसका एंटीवायरस बहुत फेमस है। तो उसी का एक नॉर्टन घोस्ट करके एप्लीकेशन है। और ये इसका इस्तेमाल मैं क्यों करता था कि कंप्यूटर खरीदने के लिए कई बार बहुत दूर से गांव से भी लोग आते थे, 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर से। तो अगर मान लो मेरे से कंप्यूटर खरीद के लेके जा रहे इतना दूर से, और अगर किसी कारण से कोई वायरस आ गया, या उसके घर में किसी मेंबर ने कुछ सॉफ्टवेयर को डिलीट कर दिया, या उससे कोई गलती से कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो वो वापस रिपेयरिंग करने के लिए तो मेरे पास आएगा। तो मैं क्या करता था, उसको घोस्ट बना करके उसको एक सीडी दे देता था, और उसको बोल देता था तुम्हारे मशीन में अगर वायरस आ गया, स्पीड स्लो हो गई, किसी बच्चे ने कोई सॉफ्टवेयर डिलीट कर दिया अनइंस्टॉल कर दिया, आप बस एक मेरी सीडी डाल करके रिस्टार्ट कर देना, और आप वेट करना 3 4 मिनट, और आपका मशीन नया जैसा हो जाएगा। पूरे सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर सेट हो जाएंगे, और सीडी को संभाल के अलमारी में रख दो। अरे वो 3 3 साल तक तो मेरे पास दोबारा आता भी नहीं था, तो नुकसान तो मेरा ही होता था। बार बार आता तो मैं भी पैसा लेता 500 रुपया हर बार का, लेकिन खैर एक सर्विस के नाम पे मैं ऐसा करके देता था ताकि उसे परेशानी ना हो। तो ये जो है नॉर्टन घोस्ट है, ये एक्चुअली में क्या करता था, ये पॉइंट इन टाइम रिस्टोर के ही काम करता है। इसमें आपका जो भी आप काम करते रहते हो वो बैकअप लेते रहता है, और अचानक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम खराब हो गया या कोई भी दिक्कत आ गई, आप उसको रिकवर करोगे, आपका पूरा वापस ला देगा डाटा। फिर एनक्रिप्शन जो है, ये इसमें ये एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाता है बैकअप।
अच्छा, ये एनक्रिप्शन वाला भी मैं बता देता हूँ। रैंसमवेयर करके एक आया था बीच में, बहुत ही डेंजर है रैंसमवेयर। तो जब मेरा उसमें पहली बार जब मेरा वो वास्ता पड़ा था, तो एक कंपनी में क्या हुआ था कि हमारा जो सर्वर था, एक्चुअली में हमारी जो एचआर थी, तो एचआर को एक मेल आया था। वो मेल में जब उसने अटैचमेंट को ओपन किए तो वहां पर कुछ स्क्रिप्टिंग फाइल थी, वीबी स्क्रिप्ट की फाइल थी कोई। तो उसको अजीब लगा, उसे लगा कि ये तो इमेज फाइल भी नहीं दिख रही, कुछ नहीं दिख रही। और उसने मुझे आवाज दी कि पता नहीं अजीब सी फाइल है, मैं उसको खोल के देख ली। जब तक मेरा नजर गया उसके स्क्रीन पे, तब तक उसने क्लिक कर दिया, और क्लिक करते ही एक बहुत तेजी से डाटा ऐसे नीचे से ऊपर चलने लगा। तो मैंने एकदम जोर से चिल्लाया कि सीधा स्विच ऑफ करो कंप्यूटर का, पावर सप्लाई को बंद कर दो डायरेक्ट। उसने पावर सप्लाई बंद की, लेकिन ये सब प्रोसेस में 10 सेकंड 12 सेकंड शायद लग गया था आराम से, पूरा बंद करने में। और मैं तुरंत जाके सर्वर में जाके देखा, तो सर्वर में जो शेयर्ड वाला हमारा फोल्डर था, जहाँ कंपनी के 8-10 साल के डाटा पूरे फोल्डर वाइज रखे हुए थे, बहुत सारे इवेंट के फोटोग्राफ थे, कई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे एचआर एचआर के, सब एनक्रिप्ट हो गया। सब एनक्रिप्ट हो गया। और जो एचआर का जो लैप कंप्यूटर था, उसका तो 100% पूरा हार्ड डिस्क का डी ड्राइव वगैरह सब एनक्रिप्ट हो गया, मतलब खोल नहीं सकते आप। और उसके बाद फिर मैसेज आना चालू हो गया, आप इस अकाउंट में इतना पैसा ट्रांसफर करो, तो आपको ये डाटा वापस मिलेगा। और उसके बाद मैंने काफी मेहनत किया, 1 दिन 2 दिन, कि किसी तरीके से उसको वापस लाओ। कोई रास्ता नहीं था। पूरा फॉर्मेट मारना पड़ा मशीन वगैरह, तो वो डाटा चला गया। तब मैंने फिर मैक्स सिक्योर एंटीवायरस को फोन किया। मैं फिर उनको बताया कि आपसे मैं अभी तक 500 से ज्यादा लाइसेंस परचेज कर चुका हूँ, और मेरे कंपनी में भी मैंने कम से कम 60-70 लाइसेंस लगाए हुए हैं। तो ये ऐसा सा दिक्कत है। तब उन्होंने फिर अपना बैकअप सिस्टम बताया, और उन्होंने ये भी बोला कि मेरा बैकअप जो रहेगा वो एनक्रिप्टेड रहेगा। एनक्रिप्टेड का मतलब है कि रैंसमवेयर अगर आ गया, तो जो बैकअप पॉइंट है उसको छोड़ करके बाकी जो भी फाइल आपकी वर्ड की, फोटो की फाइल है, जेपीजी पीएनजी, सबको करप्ट कर देगा, एनक्रिप्ट कर देगा, जिसको आप खोल नहीं सकते। लेकिन वो जो बैकअप है, रिस्टोर जो करने का पॉइंट है, वो एनक्रिप्टेड रहेगा, तो वहां पर किसी भी रैंसमवेयर किसी वायरस का इम्पैक्ट नहीं है। तो कंपनी में इस प्रकार का एक बैकअप पॉइंट बनाना जरूरी होता है। लेकिन एजोर हमको ये सुविधा दे रहा है कि आप अगर एजोर बैकअप यूज करते हो, वो एनक्रिप्टेड है, उसमें वायरस वगैरह या रैंसमवेयर किसी भी प्रकार का मतलब इंफेक्शन नहीं होगा। ठीक है। रिटेंशन पॉलिसी, यानी कि आप उसको रिस्टोर करने के लिए आप पॉलिसी सेट करते हो, आपका क्विकली कैसे होगा, ऑटोमेटिक होगा या टाइम बेस्ड होगा, ये सारी चीज हम सेट करना पड़ता है। और आपका इम्यूटेबल रिकवरी पॉइंट, तो आपका जो रिकवरी रहता है वो एक्चुअली में क्या होता है कि बढ़ते रहता है, इंक्रीमेंटल बढ़ता है, जिससे आपका कम से कम डाटा लॉस होता है। तो ये बहुत अच्छी सर्विस है। ये आपको सलाह देना चाहिए किसी कंपनी में, अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रहा है, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमने रिकवरी पॉइंट या बैकअप पॉइंट हमने बनाया कि नहीं बनाया। तो जैसे कि मान लो कोई हॉस्पिटल्स है, अब हॉस्पिटल्स में कोई सॉफ्टवेयर है जिसमें आपका डेली बेस पे पेशेंट का रिकॉर्ड्स हो गए, एक्सरे हो गया, बिलिंग हो गया, ये सब चीजें स्टोर रहता है। बिलिंग सबसे इम्पोर्टेंट है ये भी, हालांकि पेशेंट का डाटा भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन आप सोचो कि अगर कुछ खराबी आ गई, डाटा करप्ट हो गया, वायरस आ गया, बाहर से जानबूझ के किसी ने खराब कर दिया जिसको पासवर्ड पता था, तो फिर आपको क्या चाहिए? तो आपको फिर वो एजोर रिकवरी पॉइंट चाहिए, जिसको आप रिस्टोर कर सके इमीडिएट, आपका डाटा जो रहेगा सेफ रहेगा। तो अब इसमें आते हैं डिजास्टर रिकवरी प्लेटफॉर्म में। तो डिजास्टर रिकवरी अगर सेटअप करना है हमें, तो उसके लिए एक सर्विस का नाम है एज्योर साइट रिकवरी। ये एज्योर में जब सर्च करेंगे ना, एज्योर साइट रिकवरी, तो ये खुल के आ जाता है। तो एज्योर साइट रिकवरी क्या करता है कि पूरा का पूरा आपका एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आपका बैकअप लेते रहता है। यानी कि आपका एक दूसरा एनवायरनमेंट तुरंत तैयार कर देगा, जैसे उसको बोलेंगे। तो यहाँ पर जैसे लिखा है कि ऑन प्रीमाइस टू एज्योर, यानी आपका ऑन प्रीमाइस में अगर अपने एप्लीकेशन चला रहे, डाटाबेस भी है, आपका एप्लीकेशन है, सब कुछ चल रहा है, और आप चाह रहे हैं कि उसका जो एजोर साइट रिकवरी के द्वारा बैकअप हो जाए, तो एजोर साइट रिकवरी क्या करेगा, ऑन प्रीमाइस का उठा करके डाटा एजोर में जाके स्टोर करेगा। ऑन प्रीमाइस का सर्वर आपका डैमेज हो गया किसी कारण से, तो आपको वापस पूरा डाटा ऊपर से यहाँ पर आ जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। एजोर टू एजोर कर सकते हैं। एजोर टू एजोर का मतलब है कि एजोर में आपका जैसे कि रीजन इंडिया है, और एक दूसरा रीजन सिंगापुर है, तो आप एजोर साइट रिकवरी लगा करके इंडिया के रीजन के जो सर्वर है उसको आप जोड़ सकते हैं सिंगापुर से।
तो ये क्या करेगा सर्विस, यहाँ से डाटा सिंक करता रहेगा कंटिन्यू। यहाँ नया डाटा आ गया, उधर जाके भेज देगा। इधर से कुछ डिलीट हो गया, उधर से डिलीट कर देगा, यानी कि सिंक में रखेगा। VMware टू एजोर, VMware मतलब जिसमें वीएम बनाया जाता है। जैसे एक बहुत बड़ा मशीन है, बहुत ज्यादा रैम है, बहुत ज्यादा हार्ड डिस्क है, उसमें VMware हमने डाल दिया, तो हम उसमें छोटे छोटे वीएम बनाते हैं। एक वीएम बना के एक को दे दिए किराए पे, दूसरा वीएम बनाया वो किसी और को दे दिए। तो इस प्रकार से मल्टीपल लोग अलग अलग वीएम पे काम कर रहे हैं सेपरेटली, एक दूसरे से मतलब नहीं है, लेकिन एक्चुअल में एक मशीन के अंदर ही वो इंस्टेंस बना हुआ है। तो उस वीएम वेयर के अंदर के जितने भी वीएम है, उसको अगर मान लो हमको बैकअप लेके रखना है एजोर पे, तो भी आप एजोर साइट रिकवरी को यूज कर सकते हो। और फिजिकल सर्वर आपका खुद का है, आपने पर्सनल रखा हुआ है, तो आप उसका भी यूज कर सकते हो एजोर साइट रिकवरी। तो एजोर साइट रिकवरी एक ऐसी सर्विस है कि कभी आपका पूरा सर्वर अगर डैमेज हो जाता है, तो वो आपको पूरा का पूरा रिकवर कर देगा बहुत ही कम समय में। क्योंकि वो क्या करता है, रेप्लिकेशन बनाता है। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हो कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन, सिंक करने के लिए कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन करना जरूरी है। रेप्लिकेशन मतलब उसका सेम टू सेम डुप्लीकेट बनाते रहता है, यानी कि इधर कोई नया चेंज आया तो वहां भी कर देता है, यहाँ से कोई डिलीट हुआ वहां से भी डिलीट कर देता है। तो अल्टीमेट क्या होता है, एनी एनी टाइम दोनों के दोनों एक जैसे रहते हैं 100%। थोड़ा सा 0.001% का भी डिफरेंस नहीं रहता है। तो रेप्लिकेशन में ये फायदा होता है। प्लांट फेल हुआ, यानी कि अगर किसी कारण से फेल होता है, तो वो ऑटोमेटिक रिस्टोर होगा। हमें जा करके करना नहीं रहेगा कि भाई फेल हो गया तो जा करके आप इसको रिस्टोर करो। फिर इसके बाद आप देखोगे अनप्लान फेल। अनप्लान फेल ओवर का मतलब ये होता है कि आपने सोचा ही नहीं था और अचानक फेल ओवर, तो इसके लिए ऑटोमेटिक होता है। प्लान फेल ओवर और अनप्लान ये समझा देता हूँ। तो प्लान फेल ओवर का मतलब ये होता है कि आपने सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए या उसमें काम करने के लिए डाउन किया। सर्वर ए कहाँ था, रीजन ए में था। ठीक है। तो ये हम कभी कभी डाउन प्लान से भी करते हैं। अनप्लान का मतलब है कि आपको पता ही नहीं और अचानक कुछ हो गया और आपका सर्वर डाउन हो गया। तो दोनों कंडीशन में आपका जो है ये काम करेगा। आपका डाटा वगैरह, आपका सर्वर, आपके एप्लीकेशन सारा सारा रिस्टोर हो जाएगा। फिर फेल बैक। तो फेल बैक का मतलब ये होता है कि आपका एक सर्वर अगर बंद ही हो गया तो चालू होने में टाइम लग रहा है, तब तक आपका एप्लीकेशन जो है दूसरे सर्वर पे काम करना चालू कर देगा। क्योंकि ये क्या करता है, रेप्लिका बनाता है, सेम टू सेम बनाता है। तो उसका पॉइंटिंग बस चेंज करना पड़ता है डीएनएस का, तो आपका एप्लीकेशन बंद नहीं होगा। और रिकवरी टेस्टिंग, तो आप रिकवरी करने के बाद फिर टेस्टिंग भी कर सकते हैं कि पूरा रिकवर हुआ कि नहीं, कुछ रह तो नहीं गया। तो ये जो होता है ना, इससे फायदा ये होता है कि इसका जैसे नाम है डिजास्टर रिकवरी, यानी आपका एक पूरा डाटा सेंटर ही अगर ड्रॉप हो जाता है, बंद हो जाता है, तो उसके बाद जा करके आप उसको क्या कर सकते हो, तुरंत दूसरे से कनेक्ट करके आपका एप्लीकेशन कंटिन्यू चलता रहेगा, वो बिल्कुल बंद नहीं होगा। रियल यूज केस हम देख लेते हैं। रियल यूज में जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ईआरपी, कोई ईआरपी की कंपनी है जो मुंबई रीजन में सर्वर में उसका डाटा जो है स्टोर है, राइट। तो वहां पर जब स्टोर है तो ये क्या बोल रहा है कि एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट इन चेन्नई। अगर चेन्नई में जैसे इसका सेकेंडरी बना हुआ है, प्राइमरी इसका मुंबई में बना हुआ है, लेकिन जो एप्लीकेशन चल रहा है वो मुंबई से चल रहा है। लेकिन अगर मुंबई का सर्वर पूरा बंद हो जाता है, तो चेन्नई के सर्वर से आपका एप्लीकेशन चलता रहेगा, यानी कि आपका एप्लीकेशन बंद ही नहीं होगा, क्योंकि वो स्विच ओवर कर जाएगा। अब यहाँ पर एक आता है आरटीओ। आरटीओ क्या होता है, रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव। तो रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम एक्सेप्टेबल डाउन टाइम। यानी कि जो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट है जब वो डिजाइन करता है, तो जब सबमिट करता है डिजाइन या अप्रूवल लेता है, तो उससे पूछा जाता है कि आपने आरटीओ कितना रखा है। अब वो आरटीओ बताएगा जैसे 15 मिनट, कि सर मैंने 15 मिनट का आरटीओ रखा है। इसका मतलब है कि अगर किसी कारण से पूरा का पूरा सर्वर डाउन होता है, डाटा सेंटर डाउन होता है, तो आपका एप्लीकेशन हो सकता है कुछ समय के लिए बंद होगा, लेकिन 15 मिनट का आरटीओ है, तो 15 मिनट के अंदर आपका एप्लीकेशन चालू होगा, इसकी गारंटी 100% है। तो आरटीओ का मतलब है कि आपने डिजाइन ही ऐसा किया हुआ है कि उस टाइम पे ही वो जो है आपका एकदम प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं लेगा। क्योंकि इससे ज्यादा लिया मतलब सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का डिजाइन फेल हो गया। और अगर उसका डिजाइन परफेक्ट है, उसने प्लानिंग अच्छी की है, तो 15 मिनट का अगर टाइम दे रहा है, तो मैक्सिमम 15 मिनट है। हो सकता है 1 मिनट में चालू हो जाए, लेकिन 15 मिनट उसने आरटीओ दिया, कि इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता।
या इसकी गारंटी भी आप ये बोल सकते हो, उसके अंदर वो रिस्टोर होकर आपका सर्वर चालू हो जाएगा। यानी आप ये मान के चलो कि कभी ज्यादा बंद भी हुआ किसी क्रिटिकल कंडीशन में, तो मैक्सिमम 15 मिनट के लिए बंद होगा। तो एप्लीकेशन मस्ट बी रिस्टोर्ड विद इन 15 मिनट, क्योंकि हमने आरटीओ जो है ये डिसाइड किया हुआ है। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे पेमेंट गेटवे वगैरह है, तो आप लोग देखते हो कोई कोई पेमेंट गेटवे डाउन हो जाता है, बंद हो जाता है। आप पेमेंट करने जाते हो, फेल। लेकिन आप देखते होंगे कितना देर फेल, कितना समय लगता होगा, 5 मिनट, 10 मिनट। लेकिन ऐसा नहीं होता ना कि दिन भर आपका पेमेंट ही नहीं हो रहा है। अगर दिन भर गूगल पे यूज कर रहे हो, एक दिन भर अगर मान लो उसका बंद रहे, क्या होगा पता है? लाखों करोड़ों कस्टमर उसको छोड़ करके दूसरे सॉफ्टवेयर यूज करने लग जाएंगे। एक दिन के लिए अगर बंद हो गया, वही करोड़ों का नुकसान हो जाएगा उसका। तो उसको आरटीओ में पूछा जाएगा, तो उसको आरटीओ 5 मिनट का दिया जाता है। 10 मिनट का, 5 मिनट, 10 मिनट ऐसा दिया जाता है, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। तो आरटीओ का मतलब वो समझ में आ रहा होगा कि अगर कुछ किसी कारण से इशू आता है, बंद होता है, तो कितना जल्दी वो स्टार्ट होगा, वो डाउन टाइम बोलते हैं। जितना समय बंद रहेगा उसको डाउन टाइम बोलते हैं। तो डाउन टाइम 15 मिनट आपने बोला है, तो कभी भी फ्यूचर में 1 साल, 2 साल, 10 साल अगर आपका एप्लीकेशन बंद हुआ तो उसके अंदर ही चालू होना चाहिए। इसके बाद आता आरपीओ। वो जो हम देख रहे थे आरटीओ था। आरपीओ का मतलब होता है रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव, आरपीओ। ठीक है, वहां पर टाइम था, है ना, रिकवरी टाइम था। यहाँ पर रिकवरी पॉइंट है। तो यहाँ पर पॉइंट में क्या मतलब वो बता देता हूँ कि मैक्सिमम एक्सेप्टेबल डाटा लॉस। यानी कि आप जो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट है या जो डिजाइन कर रहा है सॉफ्टवेयर, वो ये डिसाइड करता है कि अगर किसी कारण से फेलवर आता है, तो आपका मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है। जैसे उसने दे दिया आरपीओ 5 मिनट। आरपीओ 5 मिनट का मतलब क्या होता है कि अगर एप्लीकेशन डाउन हुआ और उसके बाद वापस से अप हुआ, आपका रिस्टोर काम किया, बैकअप आपका काम किया, और वो अप हो गया, तो अप होने के बाद जब आप देखोगे ना, तो 5 मिनट का अगर उसने समय दिया है, तो मैक्सिमम 5 मिनट का डाटा लॉस हो जाएगा। 5 मिनट का डाटा मतलब उस समय 5 मिनट के अंदर लाखों यूजर या हजार यूजर जो ट्रांजेक्शन कर रहे थे, कोई एंट्री वगैरह कर चुका था, वो डिलीट हो सकता है। उसको वापस से दोबारा एंट्री करना पड़ेगा कि सिस्टम फेल हुआ करके। लेकिन 5 मिनट से ज्यादा नहीं। तो यानी कि 5 मिनट के लिए आपका डाटा का लॉस हो सकता है। डाटा के ऊपर है ना। तो ये आपका हो गया रिकवरी पॉइंट ऑफ व्यू। और उसके पहले जो होता है वो टाइम वाला, कि कितने टाइम पे आपका सिस्टम अप होगा। और ये क्या है कि आपका अगर अप होगा तो कितने मिनट का डाटा लॉस होगा। तो 5 मिनट का आरपीओ। ठीक है। ये दोनों का कंपैरिजन भी यहाँ दिया है कि आरटीओ जो होता है फोकस ऑन टाइम, और आरपीओ जो होता है फोकस ऑन डाटा। तो ये बताता है आपको आरटीओ कि आपका रिकवर कितना फास्ट होगा, और आरपीओ बताता है कि आपका कितना डाटा लॉस हो सकता है। यानी कि आप प्रॉमिस कर रहे हो कि इतना डाटा मैक्सिमम जो है लॉस हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं मल्टी रीजन डिजाइन। तो मल्टी रीजन तो समझ में आ गया, रीजन क्या होता है। रीजन को कंट्री में मत गिन लेना। कई बार एक रीजन में एक कंट्री भी होती है, कई बार एक रीजन में मल्टीपल कंट्री भी होती है। जैसे एशिया रीजन है, तो एशिया रीजन में इंडिया के अलावा इससे लगी हुई कंट्री भी आ सकती है। तो रीजन मतलब एक जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूट किया गया रीजन वाइज। और रीजन में मल्टीपल डाटा सेंटर आते हैं, ये भी याद रखना है। अगर मेरा एशिया रीजन का एक डाटा सेंटर है, तो हो सकता है डाटा सेंटर मेरा बेंगलोर का होगा, पुणे का होगा, मुंबई का होगा। लेकिन उस रीजन में है, तो मतलब कोई भी हो सकता है उसके रीजन के अंदर। दूसरा रीजन अगर यूएस का है, तो यूएस 1, यूएस 2, यूएस ईस्ट, यूएस वेस्ट, ऐसे वहां पे अलग अलग और सर्वर होते हैं। तो वहां पर जाके हमारा रेप्लिका बनेगा। तो मल्टी रीजन समझ में आ गया कि डिप्लॉय एप्लीकेशन अक्रॉस द मल्टीपल रीजन। यानी अगर एक ही एप्लीकेशन को एक से ज्यादा रीजन में जब डिप्लॉय करते हैं, तो उसको मल्टी रीजन डिजाइन बोलते हैं। लेकिन अगर आपने कोई एप्लीकेशन जैसे मुंबई के सर्वर में डिप्लॉय किया, और उसका जो रेप्लिका है वो चेन्नई के सर्वर में डाल दिया, तो वो मल्टी रीजन डिजाइन नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो तो एक ही रीजन के अंदर आ गया। मल्टी रीजन में अगर आपका सर्वर, प्राइमरी सर्वर अगर एक रीजन में है, तो उसका सेकेंडरी जो है सेकंड रीजन में होना चाहिए, सेम रीजन में नहीं होना चाहिए। ठीक है।
अच्छा, यहाँ पर जैसे आर्किटेक्चर मॉडल भी दिया, ये भी समझा देता हूँ। इसमें जैसे एक्टिव पैसिव दिया, एक्टिव पैसिव और एक्टिव एक्टिव, दो मॉडल होते हैं। एक्टिव पैसिव का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मेरे पास एक मुंबई रीजन में मेरा सॉफ्टवेयर चल रहा है, और एक सिंगापुर में भी मैंने उसका रेप्लिका बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो मुंबई वाला क्या रहेगा? एक्टिव रहेगा, और सिंगापुर वाला स्टैंड बाई रहेगा। इसका मतलब है कि मेरे एप्लीकेशन में जो ट्रैफिक आ रही है, जो यूजर काम कर रहे हैं, वो 100% यूजर का जो रिक्वेस्ट है मुंबई में आ रहा है। सिंगापुर एकदम सोया पड़ा हुआ है, स्टैंड बाई है, आराम कर रहा है। लेकिन जैसे मुंबई का सर्वर बंद होगा, सिंगापुर एकदम एक्टिव हो जाएगा, और जितने ट्रैफिक थे, जितने भी हजार यूजर थे, उनका डाटा सिंगापुर जाने लग जाएगा। तो एक्टिव और स्टैंड बाई, यानी एक्टिव और पैसिव में फायदा क्या होता है कि हमको लोअर कॉस्ट लगता है, क्योंकि एक्टिव का जो कॉस्ट है वो ज्यादा होता है। तो हम दूसरे को क्या किए, दोनों सेम है 100%, कोई इसमें अंतर नहीं है, सेम है, तो दोनों के चार्ज भी सेम होंगे। लेकिन एक एक्टिव है और एक पैसिव है, तो आपका दोनों को मिला के जो चार्ज है कम होगा। लेकिन अगर आप दोनों को एक्टिव कर देंगे, तो आपका जो कॉस्ट है डबल हो जाएगा। तो मुंबई का अगर मान लो कॉस्ट 1 लाख रुपया महीना आता है, और दोनों एक्टिव रखोगे, तो आपका कॉस्ट 2 लाख रुपया महीना आएगा। लेकिन अगर आप एक्टिव पैसिव रखोगे, तो हो सकता है कि इसका 1 लाख होगा, और दूसरे का 1 लाख ना होकर के कम हो जाएगा, 50 हजार होगा या 40 हजार होगा। तो आपको वो सस्ता पड़ रहा है। और सिंपल डिजाइन है, क्योंकि इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बस एक है कि एक बंद होगा तो दूसरा एक्टिव हो जाएगा, इतना बस हमको सेटअप करना रहता है। तो ये आपका हो गया एक्टिव पैसिव। और ये दूसरा वाला एक्टिव एक्टिव जो मैं बता रहा था। अब ये एक्टिव एक्टिव में क्या होगा कि आपके 1 हजार कस्टमर के जो डाटा है, तो जरूरी नहीं कि पूरा मुंबई पे आएंगे। हो सकता है कि 1 हजार में से 500 रिक्वेस्ट मुंबई में आ रहा है और 500 सिंगापुर में जा रहा है, या ऐसा हो सकता है कि 700 मुंबई में आ रहा है और 300 रिक्वेस्ट सिंगापुर में जा रहा है, क्योंकि दोनों एक्टिव एक्टिव है। एक्टिव एक्टिव का मतलब है कि रिक्वेस्ट दोनों जगह कंटिन्यू आ रही है, रिस्पॉन्स दोनों जगह से निकल रहा है, वही आइडल नहीं बैठा हुआ है, दोनों चालू है। लेकिन दोनों जब एक्टिव एक्टिव है, उसके बावजूद अगर मुंबई का बंद हो जाता है, तो आपकी पूरी 100% रिक्वेस्ट सिंगापुर चले जाएगी। काम वही कर रहा है। पहले वाले में क्या हो रहा था कि 100% रिक्वेस्ट केवल मुंबई में आ रहा था, और जब वो बंद हो रहा था तो 100% सिंगापुर में जा रहा था। और अभी दोनों एक्टिव है, तो एक्टिव में क्या हो गया कि आपका जो 1,000 कस्टमर से 500 इधर आ गए, 500 इधर आ गए, तो परफॉर्मेंस बढ़ गया ना स्पीड का। और जीरो टाइम डाउन टाइम का मतलब वही है कि अगर एक बंद हुआ तो पूरी रिक्वेस्ट दूसरे पे चले जाएगी, तो आपका एप्लीकेशन तो कभी बंद ही नहीं होगा। जीरो डाउन टाइम का मतलब ये होता है कि आपका एप्लीकेशन कभी बंद नहीं होगा, उसको जीरो डाउन टाइम बोलते हैं। ग्लोबल परफॉर्मेंस आपकी बढ़ गई, क्योंकि आपने ट्रैफिक को दोनों जगह बांट दिया, तो एप्लीकेशन में लोड कम हो गए। लोड शेयरिंग बोलते हैं इसको, आधा इधर भेज दिया ट्रैफिक, आधा उधर भेज दिया, तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये दो प्रकार के मॉडल थे, एक्टिव पैसिव और एक्टिव एक्टिव। तो अगर आपको ज्यादा कॉस्ट ऑप्टिमाइज करना है, तो एक्टिव पैसिव ले लो। लेकिन आपका ट्रैफिक ज्यादा है, तो आप एक्टिव एक्टिव लेके आपकी परफॉर्मेंस बढ़ा भी सकते हो। तो चार्जेस में डिफरेंस आएगा, ये मैंने समझा दिया। रेप्लिकेशन स्ट्रेटेजी, रेप्लिकेशन का मतलब समझ में आ गया। एक सर्वर है, उसमें डाटाबेस है, उसमें एप्लीकेशन के खुद के डाटा भी है, और उसका रेप्लिकेशन है, मतलब सेम वही डाटा वहां भी रहेगा, और सिंक करेंगे। अगर इधर कुछ चेंज हुआ तो उधर हो जाएगा, उधर चेंज हुआ तो इधर हो जाएगा, हमेशा 100% सिंक में चलेंगे। तो उसको रेप्लिकेशन बोलते हैं। रेप्लिकेशन में डाटा के अलावा कंप्यूट का भी रेप्लिकेशन होता है। कंप्यूट रेप्लिकेशन का मतलब है कि आपका सर्वर ए अगर मुंबई में है, उसमें जो रैम लगा है, जो हार्ड डिस्क लगा हुआ है, जो प्रोसेसर यूज हो रहा है, तो अगर सिंगापुर में दूसरा उसका रेप्लिका बना हुआ है, सेम उसका इंफ्रा हुआ सेम। अगर डाटाबेस यहाँ पर जो आपने जिस कैपेसिटी का लगाया हुआ है, जैसे आपने इसमें सिक्वल सर्वर का लगा के रखा है, पोस्टग्रे सिक्वल का लगा के रखा है, उसमें भी रैम और कंप्यूट बोलते हैं, कंप्यूट आपने क्या सेट करके रखा हुआ है, तो वही आपको सिंगापुर वाले में करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि रेप्लिका में कोशिश करते हैं कि ये सारी चीज सेम होनी चाहिए। स्टोरेज रेप्लिकेशन, अगर यहाँ आपने जो एसएसडी हार्ड डिस्क लगा के रखी है 500 MB की, आपको उधर भी एसएसडी लगानी पड़ेगी 500 MB की। डीएनएस फेलोवर ये सेट करना पड़ता है। डीएनएस जो आपको राउट करता है इसको, ट्रैफिक को, जो रिक्वेस्ट आ रही है, अगर एक सर्वर बंद हुआ, तो इमीडिएट सारे ट्रैफिक को जो एक्टिव है, चालू है, वहां भेज देगा, ताकि आपका एप्लीकेशन चलता रहे। और मॉनिटरिंग ये देता जरूर है, ताकि आप उसको मॉनिटरिंग कर सके, आपका एप्लीकेशन प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और जब आपका
ट्रैफिक चेंज होता है, जब आपका एक सर्वर बंद होता है तो मॉनिटरिंग में वो दिखाई देता है कि आपकी रिक्वेस्ट इधर आ रही थी और अचानक रिक्वेस्ट पूरी वहां जाने लग गई। तो ये मॉनिटरिंग में हम ये सब चीजें देख सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन स्ट्रेटेजी हो गई। फेल ओवर प्रोसेस वही सेम है कि अगर आपका प्राइमरी रीजन अगर फेल हो जाता है किसी रीजन से, तो सबसे पहले हेल्थ चेक होता है। हेल्थ चेक का मतलब ये होता है कि आपके पास एक से ज्यादा भी सर्वर हो सकते हैं अलग अलग रीजन में। तो अगर एक बंद हो गया तो वो दूसरे को भेजेगा, लेकिन दूसरा की जगह तीन चार और है, तो उसमें से सबसे अच्छी हेल्थ किसकी है उसके पास भेज देगा। फिर अगला ट्रैफिक आएगा तो फिर देखेगा किसकी हेल्थ ज्यादा अच्छी है, उसको दे देगा। और जिसकी हेल्थ अच्छी है जब उसके पास ज्यादा आने लगेगा तो उसकी हेल्थ कम हो जाएगी और दूसरे की बढ़ जाएगी, तो फिर उसको रिक्वेस्ट देने लग जाएगा। तो वो ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करता है एक्चुअली इसको हेल्थ चेक करके, तो ट्रैफिक को रिडायरेक्ट कर देता है। और फिर सेकेंडरी रीजन है आपका, अगर प्राइमरी फेल हो रहा है तो आपका डाटा कहाँ जाएगा, सेकेंडरी में जाएगा। और बिजनेस आपका कंटिन्यूअस चलेगा। कंटिन्यूअस का मतलब मैंने बता दिया कि आपका बिजनेस कंटिन्यू चल रहा है क्योंकि आपका एप्लीकेशन कंटिन्यू अप है। अगर एप्लीकेशन डाउन तो बिजनेस डाउन। तो बिजनेस कंटिन्यूअस का मतलब यही होता है कि आपका एप्लीकेशन और बिजनेस स्मूथ चलेगा, फेल ओवर का उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसको बोलते हैं बिजनेस कंटिन्यू। तो अगर आप किसी के लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका बिजनेस कंटिन्यूअस के लिए मैं क्या प्लान कर रहा हूँ, और आपका बिजनेस रुकेगा नहीं। तो आपको ये सब समझाने पड़ेंगे। अच्छा, डीआर टेस्टिंग क्या होता है और या क्यों करते हैं हम? तो डीआर टेस्टिंग इसलिए करते हैं कि जब आपने प्लानिंग तो कर लिया, आपने इम्प्लीमेंट भी कर लिया कि अगर सर्वर ए या आपका जो मुंबई का सर्वर है वो अगर डाउन हो जाता है तो सिंगापुर के सर्वर पे आपका डाटा जाएगा। लेकिन अगर एक क्वेश्चन आ गया कि अगर ऐसा हुआ और नहीं गया तो क्या होगा, तो जब आप इसको सेटअप करते हैं ना तो आपको टेस्टिंग भी करना रहता है। आप इसको जानबूझ करके उस सर्वर को डाउन करते हो, इंटरनेट को डिस्कनेक्ट करके या कुछ भी करके, और चेक करते हो कि आपका ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ। और ये सॉफ्टवेयर से ही होता है टेस्टिंग, आपको वहाँ फिजिकल नहीं जाना रहता है। तो डीआर टेस्टिंग होता है जिसमें हम ये सब चीज को चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या बोला है, क्वार्टरली फेलोवर। क्वार्टरली फेलोवर का मतलब ये होता है कि आप 4 महीने में एक बार टेस्ट करते हो। जैसे 4 महीना हो गया तो जानबूझ करके एक सर्वर को डाउन कर देते हो और चेक करते हो कि दूसरे सर्वर में पूरी रिक्वेस्ट जा रही है, कोई फेल तो नहीं हो रही। मॉनिटरिंग सिस्टम में बैठ के देखते हैं और फिर उसके बाद दूसरे सर्वर को डाउन करते हैं, पहले को अप करने के बाद फिर देखते हैं कि आपका रिक्वेस्ट यहाँ जा रही थी। और हर हर 4 महीने में आप टेस्ट करते रहते हो, ताकि गलती से अगर ऐसा कुछ कंडीशन आ जाए तो अपने आप वो काम करे। आप एक बार टेस्ट करके छोड़ दिए, 1 साल 2 साल 10 साल बाद अचानक सिचुएशन आ गई और वो ट्रांसफर नहीं हुआ, उधर रिक्वेस्ट बंद ही हो गया एप्लीकेशन, फिर आप जाके ढूंढने लगो क्यों बंद हुआ क्या हुआ, तब तक तो बिजनेस का नुकसान हो जाएगा। तो उसके लिए टेस्टिंग रहती है। बैकअप रिस्टोर रहता है, तो बैकअप रिस्टोर तो चल रहा है आपका, लेकिन बैकअप रिस्टोर हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी कारण से रुक गया और आपको पता ही नहीं, आप सोच रहे कि हो रहा है। तो ये सब की टेस्टिंग होती है टाइम टू टाइम, एक बनाते हैं शेड्यूल कि कब कब हमको टेस्ट करना है। एप्लीकेशन वैलिडेशन भी इसमें चेक कर लेते हैं। डाटाबेस कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आपके डाटाबेस दो हो गए दो रीजन में, तो वो दोनों 100% सिंक होना चाहिए। तो उनके कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं, सर्विसेज आती है, जिसका इस्तेमाल करके आप ये चेक कर सकते हो कि आपका 100% कंसिस्टेंसी है या नहीं। तो कंसिस्टेंसी आपका रहना चाहिए। नेटवर्क कनेक्टिविटी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। नेटवर्क कनेक्टिविटी में अवेलेबिलिटी अलग चीज है और परफॉर्मेंस स्पीड अलग है। तो आपको परफॉर्मेंस भी चेक करना होता है कि भाई आपका जो मुंबई रीजन का सर्वर है उसमें परफॉर्मेंस क्या है इंटरनेट का, और सिंगापुर में परफॉर्मेंस क्या है। अब परफॉर्मेंस अगर मान लो कि 1 TB का है इंटरनेट का स्पीड, किसी कारण से वो कम होकर 100 MB हो गया जैसे घर का रहता है, तो यानी कि गड़बड़ हो गया, तो आपको तुरंत कंप्लेन करना पड़ेगा, फोन घुमाना पड़ेगा, जो वहाँ के डाटा सेंटर है उनको मेल डालना पड़ेगा और उसको सही करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें आपकी टेस्टिंग में पकड़ में आती है अगर कुछ गलत हो रहा है। तो फायर ड्रिल इन ऑफिस, अभी आप लोग कितने लोग शामिल हुए पता नहीं, मैं तो 3 बार शामिल हो गया हूँ मुंबई में। तो फायर ड्रिल क्या होता है मैं समझा देता हूँ कि फायर ड्रिल का मतलब ये होता है कि जैसे जो बिल्डिंग बनती है ना, तो उसमें सुरक्षा के उपाय किए जाते हैं। जगह जगह पाइपलाइन होता है, जगह जगह आग बुझाने वाला जो मशीन होते लगे रहते हैं। लेकिन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर अचानक बिल्डिंग में आग लग गई और आपको एकदम भाग करके मैदान में जाना है, और बिल्डिंग बहुत बड़ी है, मतलब 12th फ्लोर की बिल्डिंग है और उसमें बहुत सारी आईटी कंपनी है, और एक बड़ा सा सायरन बजाते हैं पूरे बिल्डिंग के ऊपर।
तो जितने आईटी वाले लोग बैठ के कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, कंप्यूटर वगैरह छोड़ करके, अपना बैग वैग छोड़ करके दौड़ते हुए भागते हैं। तो दौड़ते हुए भागते तो इसमें नहीं जाना है, लिफ्ट में नहीं जाना है, सीढ़ी से उतरना है। उसके पूरे नियम रहते हैं कि अगर आग लग गई तो आप लिफ्ट से नहीं जाओगे, आपको सीढ़ी से जाना है। और आपको दूसरे की मदद करना है जो नहीं भाग पा रहा है, या जिसको पता ही नहीं, भागने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, तो आपको भागते भागते उसको भी इशारा करना है, चलो भागो, आग लग गई। और बहुत तेजी से भागना है। और सब पूरे बिल्डिंग खाली हो जाती है, और एक बड़े से मैदान में जमा हो जाती है, और वहां पर जो फायर टीम होती है, सेफ्टी टीम होती है, वो उनको फिर कोई ट्रेनिंग देती है, आग वगैरह कैसे हो जाती है तो। और उसके बाद वो ड्रिल खत्म हो जाता है। आधे घंटे का रहता है, आधा घंटा 40 मिनट। और फिर अपनी अपनी जगह में सब जाके काम करते हैं। तो ये साल में एक बार होता है। तो साल में एक बार होता है तो एक मेल आता है। अब कई लोग इतने बिजी रहते हैं, मेल नहीं देखते, गेम खेलते रहते हैं। पता चल रहा है जब कंपनी के सब लोग भागते हैं, वो अकेला बैठ जाता है। तो एक जो ये रहते हैं ना सिक्योरिटी गार्ड, वो पूरे कंपनी में चक्कर लगाते हैं। और ऐसे लोग जो पकड़ा जाते हैं, तो फिर उनको बुला करके उनको ट्रेनिंग क्लास दिया जाता है 10 दिन का, कि आप क्यों नहीं भागे। तो ये फॉरेन में भी होता है ना। तो जब हमारी मीटिंग चलती है क्लाइंट के साथ, तो क्लाइंट अचानक बोलता है कि एक्सक्यूज मी, मैं पॉज कर रहा हूँ, वो मॉक ड्रिल चल रहा है, इतना बस बोलेगा, और वो दौड़ के भाग जाएगा। हम लोग मीटिंग में बैठे रहेंगे। फिर वो आएगा आराम से 20-25 मिनट बाद, जब भी उनका खत्म होगा, फिर वो बात करेगा। कभी कभी ऐसा टाइम हो जाता है कि मीटिंग का टाइम और वो एक हो गया, सायरन तो कभी बजेगा तभी भागना, पहले नहीं भाग सकते। तो ये सब चीजें तो मैं थोड़ा सा यहाँ बता दिया कि फायर ड्रिल जैसा हो रहा है, सेम ऐसे ही आपको सर्वर पे करना है। सर्वर पे साल में एक बार करो, चाहे क्वार्टरली जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि 4 महीने में एक बार करो, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसका ये देख लेते हैं, लास्ट बिजनेस चैलेंजेस क्या क्या रहते हैं। जैसे मान लो एटीएम है, अगर एटीएम का नेटवर्क अगर बैठ गया एक दिन के लिए, तो लोग कितने परेशान हो जाएंगे। लेकिन आपको इसको ऐसा सेट करना है कि बंद ना हो। मोबाइल बैंकिंग बंद नहीं होना चाहिए, इंटरनेट बैंकिंग बंद नहीं होना चाहिए, आपका पेमेंट सिस्टम बंद नहीं होना चाहिए। यानी ये ऐसे एग्जांपल दिए हुए जो बहुत हाई लेवल पे 24/7 अवेलेबल ही रहने चाहिए। नहीं तो इनको बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान होगा। ठीक है। अच्छा, रिक्वायरमेंट क्या है इसकी? फास्ट रिकवरी। अगर कुछ हो गया तो आप मिनट के अंदर, 1 मिनट 5 मिनट के अंदर आपका रिकवर हो जाना चाहिए। नो डाटा करप्शन, यानी कि आपका डाटा मिनिमम से मिनिमम लॉस होना चाहिए, ज्यादा नहीं। जैसे कि वहां पर आरपीओ क्या दिया था, 5 मिनट, कई बार आरपीओ देना पड़ता है 1 मिनट। डिपेंड करता है आपका बिजनेस कितना क्रिटिकल है। फिर रीजनल रेजिलेंस होना चाहिए। यानी पूरा रीजन, एक रीजन में ही दिक्कत आ गया, तो आपका दूसरा जो एप्लीकेशन सर्वर है दूसरे रीजन में होना चाहिए, सेम रीजन में नहीं होना चाहिए। जैसे इंडिया है तो इंडिया के ही 3-4 डाटा सेंटर में डाल दिया, ऐसा नहीं। आप इंडिया का एक लोग है तो आपको इस रीजन से बाहर, सिंगापुर, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, उधर लेना पड़ेगा सेकंड वाला। तो बहुत ज्यादा दूर तो यूएस नहीं जाएंगे, क्योंकि वो आपका लेटेंसी का इशू आ जाएगा, स्पीड का, परफॉर्मेंस का। तो नजदीक के रीजन में ले लो, लगा हुआ, ताकि आपका परफॉर्मेंस भी बनी रहे। और रेगुलेटरी कंप्लायंस, यानी कंप्लायंस जो होते हैं ना, नियम कानून, वो फॉलो होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए, आपका अगर कोई फाइनेंशियल अगर मान लो एप्लीकेशन है, तो फाइनेंशियल एप्लीकेशन का ऐसा नहीं कि एक सर्वर इधर और एक चाइना में बना दिए रेप्लिका। वो रेगुलेशन मतलब कंप्लायंस के अपोजिट हो जाएगा। तो वो कंप्लायंस भी देखनी पड़ती है कि हम कहाँ ले सकते और नहीं ले सकते। बट सेकंड रीजन में लेना ये गारंटी है, लेकिन सेकंड कौन सा होगा ये आपको देखना पड़ेगा, नियम वगैरह देखना पड़ेगा। तो मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन, लाखों ट्रांजेक्शन डेली होते किसी एप्लीकेशन में, तो ये सिस्टम करना उससे बहुत ज्यादा जरूरी होता है। रिकवरी टारगेट, जैसे बैंकिंग सिस्टम में जैसे आरटीओ 15 मिनट है। आरटीओ मतलब कि 15 मिनट के अंदर आपका सर्वर जो है अगर डाउन हो गया तो अप हो जाएगा, टाइम बता रहे। और आरपीओ का मतलब है कि 5 मिनट तक का डाटा आपका लॉस हो सकता है। तो आपको ये पॉइंट देने पड़ते हैं, 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। लेकिन जितना कम करोगे, आपको थोड़ा सा बिल ज्यादा आएगा, क्योंकि आपको सर्विस वैसी लेनी पड़ेगी, आपको आर्किटेक्चर वैसा बनाना पड़ेगा। तो बिजनेस रिजल्ट इसका आपको बहुत अच्छा आएगा। आपका डाटा बिल्कुल जीरो के बराबर, यानी लॉस कम होगा। फास्ट फेलओवर रहेगा। फेलओवर का मतलब है कि फेल हुआ और तुरंत उससे रिकवर होके आ गया। और ऑडिट कंप्लायंस आपको तो करना जरूरी है। फिर कंटिन्यूअस बैंकिंग ऑपरेशन, तो आपका बैंकिंग ऑपरेशन कंटिन्यूअस चलेगा, उसको ब्रेक नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम ये सिस्टम को लगा रहे हैं। और कस्टमर ट्रस्ट करते हैं,
फिर कस्टमर बोलता है कि यार ये एप्लीकेशन अच्छा है, मेरे को अच्छा लगता है, ये कभी डाउन नहीं होता है। जैसे आईसीआईसीआई, मैं तारीफ करता हूँ, चार लोग को भी बताता हूँ। जैसे यूको बैंक, हर सप्ताह 3 बार बंद रहता है और एक एक दिन के लिए बंद हो जाता है। उस दिन में उसमें गलती से पैसा डाल दिए 10-1 हज़ार रुपया, और हमको निकालना नहीं निकाल सकते, पूरा बंद है। एटीएम बंद हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो फिर ट्रस्ट खत्म हो जाता है। तो यानी कि बिजनेस में ट्रस्ट बनाना है तो आपको ये करना पड़ेगा। ये ट्रस्ट करने के लिए जो आज का सेशन था ना, ये एप्लीकेशन बनाना अलग है, डिप्लॉय करना अलग है, लेकिन आपको लोगों को भरोसा जितना है कि भाई मेरा एप्लीकेशन हमेशा चलता रहेगा, आप इसको यूज करो। तो इसके लिए हमें ये सिस्टम करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर मैसेज क्या हो रहा है, बैकअप प्रोटेक्ट डाटा। यानी बैकअप जो है ना, डाटा को प्रोटेक्ट करता है कि आपको डाटा का लॉस होने नहीं देगा। लेकिन डिजास्टर रिकवरी प्रोटेक्ट बिजनेस, लेकिन डिजास्टर रिकवरी जो है पूरे बिजनेस को बचा लेता है, आपको बिजनेस को डूबने नहीं देता है। तो ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैकअप समझ में आ गया कि आपने सर्वर में से डाटा को निकाल के अगर बैकअप रख रहे हैं कि अगर डाटा उड़ गया तो आप वापस डाल दोगे, पूरा सर्वर ही डिलीट हो गया, डाटा सेंटर ही गिर गया, टूट गया, तो उसके लिए डिजास्टर रिकवरी है कि आपका एप्लीकेशन पूरे दूसरे रीजन से चालू हो जाएगा। तो टीम, ये सारे सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसको ध्यान से देखो। और अभी आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ये नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो अभी तक आप लोग मैनुअल कोडिंग कर रहे थे, टेक्नोलॉजी सीख रहे थे, अब एआई टूल उसका जगह ले लिया, और एआई टूल बहुत आसानी से कोडिंग कर रहे हैं। तो अब अगर पहले जैसा होता था कि हम डॉट नेट सीखेंगे, जावा सीखेंगे, फिर हम बोलते थे नहीं हम पाइथन सीखेंगे, उसमें कोडिंग करना सीखेंगे, तो ये चीज़ अब खत्म हो रहा है। तो इसलिए मैंने ये सेशन जानबूझ के रखा ताकि हमारा जो माइंड लेवल है इस प्रकार से चले, जहाँ पर हम ये डिसीजन ले सके। थैंक यू टीम।